स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आखिरी चरण का मतदान संपन्न होने में कुछ ही मिनटों का समय बाकी है, लेकिन 2024 में सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा, यह पूरा देश जानना चाहता है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी और INDIA गठबंधन की तरफ से राहुल सहित कई नेता पीएम पद की रेस में हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे देश की बीजेपी और कांग्रेस की कुंडली क्या कुछ कहती है, किनके हाथ में देश की कमान होगी। साथ ही हम चर्चा करेंगे उन शख्सियतों के बारे में जो सरकार बनाने के लिए दावा ठोक रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया और ऐसे में क्या पीएम मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे या इंडी गठबंधन 24 के रन में बाजी मारेगी। इंडी गठबंधन में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं के नाम इस फहरिस्त में हैं। क्या है इन नेताओं के ग्रह की चाल, किसे मिलेगा देश का ताज? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र के जानकारों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, जिनके साथ चर्चा के दौरान हम जानेंगे कि किन के ग्रह क्या इशारा करते हैं और बीते दिनों देश में घटित हुई कुछ ऐसी घटनाएं जिनका संबंध सीधे तौर पर ग्रह और नक्षत्रों से है। आखिरकार उन घटनाओं के बाद देश क्या भाग्य क्या कहता है, भारत का भाग्य क्या कहता है। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले यह भी समझ लीजिए कि भारत की जो कुंडली है वो किस समय बनाई गई थी। भारत की कुंडली उसके आजादी के हिसाब से, जिस दौरान हमें आजादी मिली उसके आधार पर भारत की कुंडली का निर्माण हुआ है और भारत की कुंडली क्या कहती है इस बारे में भी हम जानेंगे। साथ में समझेंगे कि आखिरकार राजनेताओं की कुंडली, उनके ग्रह की चाल क्या कहती है। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ बिल्कुल पूजा चर्चा को खास बनाएंगे, लेकिन जिस तरह से आज ये वोटिंग खत्म हो चुकी है, और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल तैयार हो चुका है। जानते हैं क्या कुछ कह रही हैं कुंडलियां और क्या कुछ भारत का भविष्य है आने वाले दिनों में। तो फिलहाल बिल्कुल गीतू, देखिए हम मेहमानों पे जाएं उससे पहले एक बात समझ लीजिए। न्यूज इंडिया सबसे पहले जब शुरुआत करेगा तो हम आंकड़ों पर जाएं उससे पहले एक एक व्यक्ति की कुंडली समझ लीजिए। देश में जो खगोलीय घटनाएं घटित हुई हैं उनके हालातों के बारे में समझ लीजिए। उसके बाद बने रहिए दिल थाम के हमारे साथ, क्योंकि 6:30 बजे सबसे तेज, सबसे सटीक आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे। वो आंकड़े जो आपको कोई नहीं दे पाएगा, वो न्यूज इंडिया बताएगा। मेहमानों का लंबा पैनल हमारे साथ मौजूद है। पंडित सुनील भारद्वाज जी हैं। पंडित जी बहुत स्वागत है आपका। ऋतु सिंह जी हमारे साथ में हैं, ज्योतिषाचार्य, बहुत स्वागत है ऋतु जी आपका भी। और डॉक्टर अजय बहाबी जी भी हमारे साथ में हैं और IIM में प्रवक्ता भी हैं, ये बहुत स्वागत है सर आपका भी। शुरुआत करूं अजय जी, आपके साथ में शुरुआत करूंगी। भारत की कुंडली क्या कहती है और दूसरा एक खगोलीय घटना जिसका इंपैक्ट लगभग हर साल देश के अंदर पड़ता है, उसको मैं कोड करूंगी क्योंकि कहते हैं यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। बीते दिनों जिस तरीके से देश में नारी से संबंधित घटनाएं देखने को मिली, नवरात्र आया, नवरात्र में मां इस बार अश्व पर आई हैं, उसका भी क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी बताइए। हम बात करते हैं देश की कुंडली की। जो हमारे पास जो कुंडली है भारत की, जो भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय की जो कुंडली है वो वृषभ लगन की है, वृष लगन की है, टॉरस लगन की है और राहु लग्न में है, केतु सप्तम में है। ये कुंडली लोगों को मालूम भी है। और इस समय जो वर्तमान में जो स्थिति है वो आपने पूछा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चंद्रमा की दशा है, पिछले कम से कम 7-8 साल से चंद्रमा की दशा है और चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित है 3रे भाव में। तो चंद्रमा जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूथ को, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है मन को, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है मेरे मन को, आपके मन को और
ज़ोडिएक के मन को, यूनिवर्स के मन को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित है, और चंद्रमा के पीड़ित होने से क्या हुआ कि यूथ में अनरेस्ट है, नंबर 1। और अभी आपने बोला कि स्त्रियों के साथ में जो जिस तरह का व्यवहार हुआ और इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, तो चंद्रमा स्त्रियोचित्त ग्रह है और हम इसे स्त्री ग्रह भी मानते हैं एक एंगल से। तो चंद्रमा की दशा में स्त्रियों की दुर्दशा होना, चंद्रमा का संबंध जल से भी है। तो देश के कई भागों में जल की कमी है, दिल्ली में भी है और कई शहरों में है। और चंद्रमा यहाँ पर मंगल के साथ, राहु के साथ, सबके साथ पीड़ित है, तो इसका संबंध वेदर से भी है। और चंद्रमा जो रिप्रेजेंट करता है, मन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देखते हैं जो हमारे चुनाव हो रहे हैं पिछले कई सालों से, इस लोकसभा के चुनाव की बात नहीं कर रहा, पिछले 8-10 साल से चुनाव जो हो रहे हैं, वो सारे इमोशनल मुद्दों को ज़्यादा उकसाया जा रहा है। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो इमोशनल मुद्दे हैं उनको ही सेंट्रल पॉइंट बनाया जा रहा है, जबकि देश के साथ और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं पर ध्यान न देकर इमोशनली मोटिवेट किया जा रहा है। और ये बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है किसी भी देश के लिए कि जब वहाँ का इतना युवा तैयार हो, उसको रोज़गार ना हो और हम बात कर रहे हों और मुद्दों की, जिससे कि वो इमोशनली चार्ज हो जाएं या इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएं। तो यह कुंडली में ऐसा लिखा हुआ है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये अभी 1.5-2 साल चलने वाला भी है। सरकार कोई भी आए, स्थिति यहाँ बदलने वाली नहीं है और ये जाकर ख़त्म होगा, आपके 26 में जाके ख़त्म होगा। तो इमोशनल जो मैनिपुलेशन है, इमोशनल इम्बैलेंस है, और इसी से आदमी का माइंड भी विकृत हो जाता है। फिर वो आदमी अनर्गल बोल भी जाता है, कह भी जाता है और अजीब सी स्थिति होती है। तो यह एक स्थिति यहाँ देखने को मिलती है और हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। और अभी ये 2 साल इमोशनली जो ब्लैकमेल है पब्लिक के साथ, हर पार्टी कर रही है और ये चलने वाला है। जी बिल्कुल। सुनील जी भी हमारे साथ मौजूद है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, जिस तरह से इस बार हमने देखा कि जो चुनावी मुद्दे होने चाहिए थे सभी पार्टियों की तरफ से, वो कहीं नदारद दिखे, यानी मुद्दों पर बात नहीं हुई, जनता के सामने काम लेकर नहीं गए। हाँ, हालांकि जुमलेबाजी काफी दिखी है, तो क्या इसका भी कनेक्शन सितारों से है? बिल्कुल, यहाँ पर एक बात स्पष्ट है, जैसे भाभी जी ने कहा कि चंद्रमा, अब चंद्रमा मन का कारक है, इसमें आपका मन तो भटकेगा ही। भारतवर्ष की कुंडली जब भारत बना था तब हमारी काल सर्प की कुंडली थी। काल सर्प का मतलब हुआ एक्सट्रीम में होगा जो भी कुछ होगा, और एक्सट्रीम में होने से इसीलिए कारण या तो आप भावुक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे या आप किसी के प्रति विरोधाभास बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और आप पिछले दिनों में देखने को भी मिला होगा आपको, 47 के बाद से भारत का विभाजन जब हुआ, एक तरफ हमारा भारत बना, एक तरफ पाकिस्तान बन गया, तो कालसर्प का तात्पर्य इसलिए होता है कि वन साइडेड सारे प्लैनेट राहु केतु के चले जाते हैं। और कालसर्प इसलिए बनता है कि अश्लेषा और भरणी, काल और सर्प, इन दोनों के नक्षत्रों के स्वामियों को जब मिलाया जाता है तो एक योग बन जाता है, जिसको बोलते हैं कालसर्प। और कालसर्प हमारे भारत की कुंडली में है, और उसके कारण जैसे महादिशा चंद्रमा की जब चलेगी, चंद्रमा जब भी राहु के साथ आएगा प्रत्यंतर में, अंतर दिशाओं में आएगा, या केतु के साथ आएगा, जब भी चंद्रमा पीड़ित होगा तो उसके जो रूल करने वाले होंगे, जो नेता होंगे या जो उसके अधिकारी होंगे, वो अधिकारी प्रजा को प्रताड़ित करेंगे। यहाँ तक कि वो ऐसा भी हो सकता है अपना कार्य निकालें, खुद तो आराम से रहेंगे, उनका मन जो है उनके प्रति जो है सहानुभूति कम होगी, क्योंकि सहानुभूति उस समय कम हो जाती है, सहानुभूति बहुत ज़्यादा नहीं होती। वो खाली सोचते हैं मेरा काम निकल जाए, मेरी गाड़ी निकल जाए, दूसरा जाम में फंस जाए, मैं अपने आप आगे चला जाऊं। ये मन जो है उसका बहुत तेज़ी से भागेगा, क्योंकि एक्सट्रीम में करेगा जो भी काम। जैसे कोई आदमी कोई काम करेगा कि वो बुराई करेगा तो वो दूसरे की बुराइयों पर लग जाएगा। वो राजनेता अगर कहीं भाषण दे रहा होगा तो एक विपक्षी पार्टी के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देगा तो लगाता ही रहेगा। वो पब्लिक का मन जो है एक तरह से भटकाने का प्रयास करता ही रहता है। ठीक है ऋतु जी, मैं आपके पास आऊंगी। शुक्र मतलब होता है महिला, शुक्र मतलब लग्जरी, शुक्र का मतलब तमाम वो चीजें जिसके प्रति ऐश्वर्यता के साथ, संभ्रांतता के साथ व्यक्ति शासन कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक उसी नक्षत्र में अपना नामांकन दाखिल किया जिस नक्षत्र में राम जी की स्थापना हुई, रामलला की स्थापना मंदिर के अंदर की गई।
लेकिन कहा यह जा रहा है मोदी जी की कुंडली को देख करके एक बार बताइए, क्योंकि कुछ जो मैंने स्टडी करी उसके अकॉर्डिंग जिस दशा में, जिस नक्षत्रों के जोड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन किया वो उनकी सीट के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी का जो मैंडेट है एनडीए के लिए, खासकर बीजेपी के लिए, वो उतना ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आता है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है पूजा कि जो मोदी जी ने नामांकन किया है वो स्वयं को आगे रखकर मोदी जी के लिए, स्वयं के लिए बहुत अच्छा है नक्षत्र। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी प्लीज, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली अगर है तो शो कीजिएगा स्क्रीन पर। अब अपनी बात आप पूरी कीजिए। जी बोलिए। बिल्कुल, देखिए मोदी जी की जो कुंडली है वृश्चिक लग्न की है, चंद्र मंगल लग्न में बने हुए हैं, नीच का चंद्रमा है लेकिन नीच भंग राजयोग भी है, और अभी मोदी जी की मंगल की महादशा चल रही है, तो हर तरह से चीज़ें उनके समर्थन में हैं। हालांकि D9 में अगर नवांश में हम देखें तो नीच का मंगल है, इसी वजह से इस बार जो चुनाव हो रहा है वो कांटे की टक्कर का हो रहा है। जो उनको सफलता मिली 2014 और 2019 में, जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ बहुत बढ़ा, वो चीज़ इस बार नज़र नहीं आ रही है। इस बार कांटे की, सच में कांटे की टक्कर है। और अगर मोदी जी की कुंडली की देखिए बात करें तो सबको ही पता है बहुत सारे राजयोग लेकर आए हैं मोदी जी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ इनकी कुंडली में है लग्नेश और भाग्येश की युति, जो कि लक्ष्मी योग दे रही है, स्वराशि का मंगल है, रुचक योग है। लग्न में इनके सबसे बड़ी जो एक विशेषता है, लग्न में इनके चंद्रमा है, चतुर्थ में गुरु और दशम में शनि, जो कि विक्रमादित्य योग है। विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य की कुंडली में भी यही योग था, तो इसलिए बहुत मजबूत हो जाती है इनकी कुंडली। नीच भंग राज योग है, गज केसरी है, शंख योग है। लेकिन ऋतु जी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नीच भंग राजयोग जो होता है, हाँ, वो जो है वो व्यक्ति को समानांतर यानी कि पैरेलल सत्ता की तरफ कहीं ना कहीं आकर्षित करता है, एक तरीके के डिक्टेटरशिप के लिए की तरफ आकर्षित करता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किस तरह बिल्कुल सही हो पूजा, क्योंकि ये बात इनकी कुंडली में और भी चीज़ें हैं जिससे ये चीज़ें डिसाइड होती हैं कि अगर आप देखेंगे कि अभी अंतर्दशानाथ शनि लग्नेश और मंगल के शत्रु होकर दशम भाव में बैठे हैं, तो ये भी थोड़ा डिक्टेटरशिप की तरफ इशारा कर रहा है, तो कुछ बाधा भी उत्पन्न हो रही है लेकिन इनके शासन सत्ता में। इसीलिए इस बार शनि को लेकर अगर बात की जाए कि शनि 2 शुभ ग्रहों के प्रभाव में है और लग्न से चंद्रमा से उपजय भाव में है, इसलिए प्रधानमंत्री बनना तो इनके लिए बिल्कुल तय है। और देखिए जनता के सपोर्ट के लिए हम चौथा घर देखते हैं, तो चौथा घर इनका बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी भी अगर प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो कुंभ राशि में शनि का गोचर है, गुरु वहाँ विराजमान है, तो जनता का समर्थन इनको प्रबल हमेशा मिलेगा। और एक सबसे बड़ी बात है कि पंचम राहु और 11वां केतु जो परिवर्तन राजयोग है, वो भी इनको कहीं ना कहीं सत्ता में रहने की तरफ इशारा कर रहा है कि अभी इनकी सत्ता रहेगी, लेकिन बाधाएं हैं। और जैसा अभी आपने बताया कि नवरात्रि में इस बार देवी माँ अश्व पर चढ़कर आई थी, तो अश्व पर आना कुछ संकेत देता है कि कभी कभी ये सत्ता परिवर्तन का भी संकेत है। तो मुझे लगता है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो साधना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत विद्वान है, अत्यंत विद्वान है हमारे प्रधानमंत्री। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि उनको ज्योतिष का भी ज्ञान है, तो वो अपना उपाय जो कि उनके परामर्श में ज़रूर ऐसे बड़े ज्योतिषी होंगे जिनका वो परामर्श लेते होंगे, और अभी उनकी साधना। रमणी शास्त्री जी की तरफ आपका इशारा तो नहीं है जिन्होंने नक्षत्र निकाला था? नक्षत्र उनका देखिए मातृशक्ति की भी अभी पूजा आपने बात की, तो इसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी जी का जो पलड़ा है, क्योंकि मातृशक्ति को ये थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, जैसा मुझे लगा इनके शासनकाल में। मातृशक्ति को लेकर अगर ये चले, उस पर पूरा ध्यान दें। और यहाँ भी देखिए नीच का चंद्रमा है, और शायद यही वजह है कि अम्मम भगवती के दर्शन के लिए वो पहुंचे हुए हैं। हाँ, और उसी स्थान का चयन उन्होंने किया है। हाँ, क्योंकि अपने शासन काल में भी इन्होंने मातृशक्ति पर उतना, मुझे लगता है, जैसा ही मेरा अपना स्वयं का आकलन है इनकी, अगर हम इनकी सरकार की, इनकी जो बात करें, इनकी मंत्रिमंडल की भी बात करें, तो मातृशक्ति को इनको थोड़ा सा और लेना चाहिए, बिल्कुल अपलिफ्ट करना चाहिए। मधुसूदन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मधुसूदन जी से भी हम सवाल कर लेते हैं। मधुसूदन जी, पंडित जी आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि फिलहाल जिस तरह से कुंडलियां निकली हुई है, नरेंद्र मोदी की ये कुंडली सामने आई है, और ऐसे में प्रबल संभावनाएं हैं कि तीसरी बार भी उनका कार्यकाल हो सकता है, लेकिन परिवर्तन की बात जिस तरह से की जा रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? परिवर्तन के कितने चांसेस दिख रहे हैं कुंडली में? ऐसा है कि मोदी जी के बारे में अभी आपने सुना, तो चंद्रमा मंगल लग्न में उसके बैठा है वृश्चिक राशि पर। मंगल जो होता है उत्साह, मंगल को जो है
उत्साहित करता है, जो व्यक्ति में होता है, तो भाग्य और पंचम और लग्न, ये तीनों का समावेश उनकी कुंडली में सबसे अच्छा है। बाकी कितने देखते हैं अपने जगह अच्छे हैं। केंद्र में बृहस्पति का होना, पंचम का बृहस्पति होना और भाग्य का चंद्रमा लग्न में होना, यही तीन माने कोण का आपसी होना सबसे बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी के लिए। वो प्रधानमंत्री दोबारा बन चुके, बार बनेंगे, कोई शक नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है की मंगल कहाँ भी होता है तो थोड़ा सा गड़बड़ करता ही है, उतार चढ़ाव करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्य का मालिक मंगल उनके लग्न में बैठे। सत्य का मतलब होता है कि बाधा, तो बाधाओं का सामना ये करते आ रहे हैं। जब ये RSS में थे, जब तारक के बाद फिर उन्होंने जो है गुजरात के मुख्यमंत्री बने और अटल बिहारी वाजपेयी को इसी से रखते थे। तो राजनीतिक ज्ञान काफी है और 40 वर्षों तक इन्होंने संघर्ष किया है जनसंघ कि RSS में। सबसे बड़ी बात है कि लगता है अच्छी है कि हम लोग कर्ज विदर कर ले, सब का ये था मान कर सकता है, लेकिन वो कट जाएगी, निकल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल में शनि इनका मई 2025 तक है। तो शनि मंगल का जब बैठता हो या प्रस्तुत हो तो उसे थोड़ा सा पिंड बाधा शुरू से निकल रहा है। जब ये गुजरात में थे उससे भी बाधा पाए, आज से इसमें भी से बाधा पाए हैं और आगे की बाधा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री हैं, रहेंगे और 30 तक 2019 तक किसी न किसी प्रकार से संतुलन में बने रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तो 7 जून 24 तक जो है इनका प्रसाद जो है ये भद्रिका में मंगल है, ब्राह्मण में मंगला रहे। 7-24 तक इनका सब काम के बाद बीजेपी में और आपसी में थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये सही है वो पार कर लेंगे। इनके में सबसे बड़ी क्षमता है कि शरीर में बैठा हुआ है और ऊपर में बैठ करके तो आपसी दृष्टि होने से क्या होता है शरीर में जब भी कभी होता है तो उसका फल मिलता है, बैठने से का ज्यादा अच्छा होता है। तो ठीक है, ठीक है मधुसूदन जी, मैं आती हूँ आपके पास। अजय जी मैं आपके पास आऊंगी। मधुसूदन जी ने तो प्रिडिक्ट कर दिया है कि 29 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में रहने वाले हैं। राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है? देखिए, हम अगर बीजेपी की कार्यशैली को देखें तो बीजेपी ग्रह, नक्षत्र, योग इन सभी को बहुत ज्यादा मानती है। और बीजेपी की जिस तरीके से कार्यशैली रही, मुझे याद है जब फर्स्ट मीटिंग टिकट जारी करने के लिए या यूं कहें कि उम्मीदवारों की सूची जारी करने के लिए हुई थी तो सुबह 3 बजे तक मीटिंग वो चली थी। ब्रह्म मुहूर्त तक मीटिंग का चलना, ब्रह्म मुहूर्त में नामों पर स्टैंप लगाना। जैसे कुछ व्यक्ति जो होते हैं उनकी चंद्र लग्न की अगर कुंडली है तो वो अगर रात्रि में कोई काम करते हैं, यानी कि सूर्य अगर दिख नहीं रहा है, रात्रि के समय किसी काम पर मोहर लगाते हैं तो उनको सफलता मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर कुंडली को देखें तो वो चंद्र लग्न की है, लेकिन राहुल गांधी की जो कुंडली है वो किस तरफ इशारा कर रही है? राहुल गांधी की जो कुंडली है ये तुला लग्न की कुंडली है और कुंडली में बता ही देता हूँ। लग्न में गुरु है, सप्तम में शनि है, तृतीय में चंद्रमा है, पंचम में राहु है। तो यहाँ पर क्या जिस तरीके से गुरु ने अभी स्थान परिवर्तन किया है मौजूदा समय में, अभी रिसेंटली स्थान परिवर्तन हुआ है, तो उसका भी प्रभाव क्या राहुल गांधी के अभी करियर पर नजर आने वाला है क्या? ये राहुल गांधी की कुंडली इस समय बहुत अच्छी है और इसी कारण से इनका जो प्रभाव है इन दिनों में काफ़ी बड़ा है। जब से इन्होंने यात्रा की है और यात्रा के दौरान इनको दशा थी राहु में गुरु की, और गुरु इनका लग्न में है, राहु पंचम में है। तो पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि राहुल का प्रभाव, व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ा है और उनके प्रभाव बढ़ने से निश्चित तौर पे उनकी पार्टी को लाभ होगा। और वर्तमान में इनको शनि की अंतर्दशा चल रही है और जब गुरु और शनि आमने सामने होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जनता के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है
और लोग उसके काम की सराहना करते हैं और उसका नाम मृत्यु पर्यंत भी रहता है। तो इस तरह की यहाँ योग है, तो ये योग बहुत अच्छा है। और इसी योग के दौरान जब राहु चला, अभी तो शनि है, अभी शनि इनको 21/5 से शुरू हुआ है, और उससे पहले गुरु की दशा थी, राहु में गुरु, और उसमें हमने देखा कि पिछले 2-3 साल में यात्राएं भी की, पैदल चले, उसके बाद दूसरी यात्रा की, फिर ये जो संगठन हुआ, गठबंधन हुआ, इन सब का, उसमें इनका बड़ा भारी रोल है। तो इनकी इमेज बनी है, और पिछले 2-3 साल से हमने किसी को पप्पू कहते नहीं सुना इनको। एक ज़माने में पप्पू का टैग इनके साथ लग गया था। शहजादे पर आ गए। हाँ, शहजादे पर आ गए, पप्पू नहीं रहे। तो मतलब इन्होंने अपना उत्थान किया है, और यह कुंडली आगे आने वाले समय में और भी अच्छे रिजल्ट देने वाली है। बिल्कुल, यानी कि ये माना जाए कि राहुल गांधी के लिए भी समय अच्छा है और कुछ बड़ा परिवर्तन भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे और फिर आगे की चर्चा करेंगे।